अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज का शो मैं बहुत ही उम्मीद के साथ कर रही हूँ, वो ये कि आज का शो मैं जिस मकसद के लिए कर रही हूँ वो मकसद मेरा कामयाब हो जाए। आप सोचें, हम ज़िंदगी में अक्सर सोचते हैं कि जब हम कमज़ोर हो जाएंगे, नातवा हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी औलाद हमें सहारा देगी। जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत हमें आ घेरेगी तो हमारे बहन भाई हमें उस मुसीबत से निकालेंगे। और जब हम पे मुश्किलात पड़ेंगी और हमारे माँ बाप ज़िंदा होंगे, उनकी ज़िंदगी में ऐसा होगा तो उनकी दुआएं हमें आसरा देंगी, उनकी दुआएं हमें छत देंगी। माँ बाप की प्रेजेंस ही जो है ना, वो बहुत होती है किसी भी मुश्किल से इंसान को निकालने के लिए। और साथ में अगर आपका जीवन साथी अच्छा हो तो मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी हो तो आपका सफ़र अच्छा हो जाता है, क्योंकि साथ में जो आपका हस्बैंड है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन सोचें, अगर आप पर ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए और आपके बहन भाई ही आपसे लाताल्लुकी का इज़हार करें, बल्कि वो ये कह दें कि इनको चाहे सड़क पे छोड़ दें, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, और वो मियाँ जो कि आपका शरीक हयात है वो भी आपसे किसी किस्म का ताल्लुक़ ना रखना चाहे जब आप किसी मुश्किल वक्त में आप फंसें, तो सोचिए आपको एकदम से अपनी ज़िंदगी कितनी बेमानी से लगने लग जाएगी। और आज मेरे साथ मेरे स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं डॉक्टर अफशीन, ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर शफीक यासीन जो कि माहिर नफ्सियात यासीन साइकेट्रिक अस्पताल के ओनर भी हैं। साथ में डॉक्टर अवैस जो कि मैनेजर NHOD यासीन साइकेट्रिक अस्पताल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अफशीन, सबसे पहले तो आप मुझे बताएँ, कल भी जब मैंने आपसे पूछा था कि आप पुरुमीद हैं तो आपने कहा नहीं, तो पहले तो मुझे बताएं कि आप इतनी नाउम्मीद क्यों हैं कि अगर हम शो भी करेंगे तो आपके हवाले फिर भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के हिस्से में जो असल मेन वजह ये है कि प्रॉपर्टी के हवाले से वो चाहती हैं कि हम अपने साथ मतलब हो जाए मामला। अच्छा चलिए, जिन नाज़रीन को नहीं पता, हम उनके लिए शुरू करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप तो खुद माशाल्लाह से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ऐसा क्या हुआ था कि आपकी बहन और आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको इनके हॉस्पिटल में, इनके रिहैब सेंटर में एडमिट करवाने आए थे? मैडम, छोटा सा झगड़ा हुआ था वालदा के हवाले से। तो जब मेरी थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा, ताकि आवाज़ से प्रॉपर जा सके। हाँ हाँ। छोटा सा झगड़ा हुआ था सिस्टर और मेरे दरमियान। उसके बाद इन्होंने आके जब कॉल की कि हस्बैंड को बुलाया जाए, तो इन्होंने आके मज़ीद मतलब मुझ पे बरहम हुए कि झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे मारा। अच्छा, ने आपको मारा भी? जी। और झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा इस बात पे हुआ था कि चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, सिस्टर भी मेरी डॉक्टर है, अमरीन बेगम। होम्योपैथिक डॉक्टर है? जी, अमरीन बेगम। तो उन्होंने मुझसे दवाई मंगाई थी जो मैं मैं लेने जा रही थी। तो मैंने कहा आप ही, मसला नहीं है, मैं ले आती हूँ, मैं जा तो रही हूँ बोर्ड ऑफिस। कहने लगी ठीक है। बस उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बैठो, चाय लेके आती हूँ, ठीक है, फिर छोटी सी बात करते हैं अम्मी के हवाले से। बस फिर जो अम्मी के हवाले से जो बात उठी तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। वो क्या ऐसी बात थी? क्या कोई अम्मी की शिकायत उन्होंने आपसे की, या कोई ऐसी बात, या अम्मी आपसे नाला थी, या दोनों बहनें नाराज़ थी अम्मी से? वो बात ये थी कि मैंने कहा आप ही, जो दवाई है मम्मा की वो इनमें से कौन सी है, देख लो आप, मैं जो लाई हूँ। तो अम्मी आपकी बीमार है? जी। तो उनसे कहा कि सिस्टर ने कि ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ, तो लेकिन मुझे जो है ना इतने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ले आई हो। मैंने कहा ठीक है, वो मेरा हेडेक है, आपका थोड़ी। तो इस हवाले से अचानक जो टीवी ख़राब हुआ था, बंद हो गया था, मतलब सिस्टर, और जब मम्मा जो घर में टीवी चल रहा था और रमज़ान के दिन थे, तो मैंने कहा अम्मी सहरी और अफ्तारी की ट्रांसमिशन देखती हैं, तो अम्मी को तो अब कहाँ जाएंगी अब। तो वो सही करवाने के लिए मैं किसी बच्चे को बुलाया, लेकिन मैंने बच्चे को बोला कि ये मेरे घर आ रहे हो ना, तो तुमने मेरा नाम नहीं लेना है, आपने ये कहना है कि डॉक्टर वो एडवोकेट आसिफ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। एडवोकेट आसिफ आपके हस्बैंड है, हस्बैंड।
तो एडवोकेट आसिफ ने मुझे भेजा है आपका टीवी, और मैं उस वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन गेट खोल दिया और ख़ामोश हो गई, हट गई कि जाओ टीवी उठाओ और ले जाओ। उसमें छोटी सी पिन जो पीछे केबल वायर होता है उसके पीछे लगती है, वो बस केबल वायर उनके लिए तूफ़ान बन गई कि वो केबल वायर लेके चला गया। यानी मैं निकाल के दे देती तो फिर बस इस बात पे झगड़ा हुआ कि तुम उस टाइम क्या कर रही थी जब केबल वायर निकाल रहे थे। तो मैंने कहा उस टाइम मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं कैसे केबल वायर निकाल देती। मैंने कहा खोला किसने है गेट, तो कह रही है मम्मा ने। जब मम्मा ने गेट, इफ्तारी का होगा, बिल्कुल रमज़ान की बिल्कुल मगरिब की बात है। तो मैंने कहा यार छोड़ो क्या यार, चली गई 20-30-40 रुपए की छोटी सी पेन। बस वो झगड़ा जो शुरू हुआ तो उस पे से मेरे को कह रही है मेरे घर में बैठी हो, अपने नहीं, आवाज़ नीचे। अच्छा, अपनी बहन के घर गई जी ठीक है। आपकी बहन आपसे अलग रहती हैं? जी। शादीशुदा है आपकी बहन? बिल्कुल नहीं, शादीशुदा नहीं, विडो है। अच्छा, विडो है, ठीक है। उनके बच्चे हैं? 2 बच्चे, शीज़ा 5। अच्छा ठीक है। तो आप उनके घर गई और ये जो उन्होंने चाय बनाई है, तो चाय बनाने के बाद हमने ये बात की है कि वो जो केबल थी वो चला गया लड़का लेके, आपने वो केबल क्यों नहीं निकाली? बिल्कुल। तो ये आपकी बहन के फिर आपसे फिर मारा आपको क्यों? जब मारा ये इस बात पे कि बस मेरे घर में बैठी हो, जो ये झगड़ा है अम्मी का, तो मैंने ये भी कहा है कि अम्मी छोड़ो, जो हो चुका है तुम मुझसे 40 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो, लेकिन ये बात ना करो। तो मुझे आप ये बताएं, बोर्ड ऑफिस से आके एक केबल वायर के पीछे मैं उसका जवाब देने बैठी हूँ उनको क्या? नहीं ना। ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही कितनी छोटी सी बात है, आपको रिहैब सेंटर क्यों ले गए? बस इस बात पे जो झगड़ा हुआ है, तो मैंने कहा यार मैं इतनी दूर से थकन करके और चाय पीने नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरा पेशेंट मेरे घर में मेरा इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, पेशेंट आपके घर में इंतजार भी कर रहा था उस टाइम? ठीक है। तो मैंने कहा सिस्टर इतना टाइम नहीं है यार, मुझे जाने दो, इतना नहीं है, क्योंकि मैं रोज़े के बाद ही पेशेंट्स को मतलब करती थी। ठीक। तो बस उस पे जो लड़ाई हुई है, तो वो बस ये मसला बना। तो उन्होंने एडवोकेट आसिफ को फ़ोन किया, हमें मेरे शौहर को, कि आओ और ये इसको संभालो, इसको यहाँ से लेके जाओ। मैं उस टाइम ये समझ लीजिए कि मैंने वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो क्या काम था? वो काम ये था कि बहुत लड़ाई हुई है और मैंने उसके घर का सारा सत्यानाश कर दिया। अच्छा, आपने उनके घर में तोड़ फोड़ की? जी अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। और जब आपके हस्बैंड आए, यानी कि जिनसे आपका निकाह हुआ है, एडवोकेट आसिफ जिनका आप कह रही हैं, जी, उनके सामने आपने किया था? नहीं, ये पहले शुरू हुआ है। ये पहले शुरू हुआ, फिर उन्होंने आप कॉल किया आपके हस्बैंड को कि इनको लेके जाओ? जी। अच्छा, आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने अपनी बहन की घर की चीजें तोड़ दी? जी, क्योंकि एक बंदा थका हुआ बोर्ड ऑफिस से सिर्फ पिन के लिए लड़ने नहीं गया था। मैंने खुद तो नहीं सोचा था ना कि अचानक चाय पे ये बातें कैसे शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक मसला जो हमारी वालदा की तरफ से हुआ, तो कहने लगी उनको भाई 30-40 रुपए दे के ख़त्म करो। और 30-40 यानी कि वालदा का मसला यही था कि वो टीवी देखती हैं, टीवी ख़राब था, इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं था। और फिर सेकेंडली दूसरा आदमी ये घर पे कैसे आ गया, फिर सिस्टर ने सवाल किया। अच्छा। यानी एक गैर मर्द आसिफ के नाम से घर कैसे आ गया? मैंने कहा आप ही वो घर नहीं आया था, गेट खोला गया है तो घर आया है, और उस टाइम गेट अम्मी ने ही खोला था, चूँकि मैं मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। तो अम्मी क्या बहन के साथ रहती हैं आपकी? नहीं। तो फिर इसमें इतना क्या मसला हुआ कि अगर वो अम्मी के घर से टीवी ले गए, तो आप ही को अपने घर में बैठे, जिनको आप अमरीन बेगम कह रही हैं, उनको अपने घर बैठे में क्या मसला हुआ? उनको अपने घर बैठे हुए ये मसला हुआ कि अम्मी इस बारे में ये चैप्टर क्लोज नहीं कर रही। अच्छा, अम्मी को है कि भाई टीवी कोई ले गया है, कोई बंदा आके, उनको नहीं पता। जी, यानी गैर मर्द आया, कोई गैर मर्द आया, क्योंकि आपके घर में कोई आदमी नहीं है? नहीं। अच्छा, तभी उनको सिस्टर है, मम्मा है और मैं हूँ। तभी आपकी अम्मी को शायद परेशानी होगी कि भाई घर में सिर्फ खवातीन है, तो कोई गैर मर्द घर आके चीज़ें कैसे ले गया ये, और वो भी टीवी उठा के ले गया उसमें। अच्छा, फिर उन्हें आपको मारा, आपके हस्बैंड ने भी आपको मारा? बिल्कुल बेतहाशा, बिल्कुल। मतलब अभी इतना नहीं समझ में आ रहा, अचानक तो कह रहे हैं ऐसे ड्रामे हम वो कोर्ट में रोज़ देखते हैं।
यानी ये जो ड्रामा ये जो कर रही है ना, यानी कि जो आपने तोड़ फोड़ की जी थी। जी अच्छा चले, वो आप उसको एडमिट करिए कि वो आपकी गलती थी, आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। जी और फिर वो बजाय कि आपको घर छोड़ते वो आपको रिहैब सेंटर ले गए। जी। ये क्यों उन्होंने सोचा? एकदम ऐसा क्या हुआ कि आपकी बहन ने कहा कि नहीं मैं इसको अम्मी के पास नहीं छोड़ूंगी? दरअसल उनका इशू ये था कि ये उनको एक गेम खेलनी थी जो मेरे साथ तकरीबन ये कह के मेरी अम्मी और मेरी बहन से उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और तकरीबन 14 लाख रुपए वो लेके चले गए। सही। अच्छा मैं ज़रा डॉक्टर साहब से भी ज़रा पूछ लूँ कि साथ में मफशीन से बात करते तो रहेंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर कोई शख्स डॉक्टर अफशीन की फैमिली को जानता है, डॉक्टर अफशीन को जानता है, तो प्लीज़ आप हमारा जो नीचे नंबर चल रहा है आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अफशीन 26 मई से रिहैब सेंटर में हैं। काफ़ी अरसे से ये अपनी बहन को, कल आपने भी देखा कि मैंने इनकी बहन को भी कॉल की, इनकी अम्मी का नंबर बन जा रहा है, इनके जो हस्बैंड है जिनसे इनका निकाह हुआ उनका नंबर भी बन जा रहा है। और अब क्योंकि वहाँ पे जिस रिहैब सेंटर में थी वहाँ से उनको डिस्चार्ज करना चाह रहे, लेकिन कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम उनको भेज सकें। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि जब ये आपके पास आई आपके रिहैब सेंटर में तो ये किस हालत में आई हैं, और जो इनकी बहन थी और जो उनके हस्बैंड हैं उनका क्या कहना था उस वक्त? जी बिल्कुल। जब अफीन आई थी डेफिनेटली शी वाज डिसइनहिबिटेड, एलिवेटेड मूड था, हाइपर एक्टिव थी। इन शॉर्ट शी वाज फुलफिलिंग अ क्राइटेरिया फॉर मेनिया विद साइकोटिक फीचर्स। इन अल्फाज आसान लफ्ज़ों में कि वो उनके मूड स्विंग्स बहुत थे और ऐसी बातें कह रही थी विच वाज नॉट मेकिंग सेंस। इवन कनेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वर आउट, जिसे हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहते हैं साइकाट्रिक टर्मिनोलॉजी में। तो शी वाज नॉट वेल, शी डिडंट हैव एनी इनसाइट, बहुत एजिटेटेड थी, डॉक्टर साहब बड़े आम अल्फाज में, ताकि हो सकता है जो लोग हैं उनको प्रॉपर पता चल सके कि केस क्या है जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं। होता ये कि जब साइकोटिक एपिसोड होता है जिसे हम साइकोसिस कहते हैं, उसमें इंसान की सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो चले जाती है। मूड जो है वो कभी नीचे मायूसी की तरफ चले जाता है, कभी बहुत ऊपर की तरफ या एलिवेशन की तरफ चले जाता है, और एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, इमोशंस जो है ना कंट्रोल से ज़्यादा आउट हो जाते हैं, और इंसान डिल्यूजनल हो सकता है कि ऐसी चीज़ें सोचे जो रियलिटी बेस्ड ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास आई हैं तो क्या उस वक्त ये थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हाइपर थी, बहुत लाउड थी? एग्जैक्टली, बहुत हाइपर थी, लाउड थी, इमोशनली जो है ना बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। बिकॉज़ शी वाज इन अ कंडीशन ना। बिल्कुल। तो इनकी जो बहन और जो उनके हस्बैंड लेकर आए थे उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये साइकेट्रिकली अनस्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, गुस्सा कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है, प्लीज़ उसको एवेल्यूशन की ज़रूरत है, और ये कि उनके कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिससे वो खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि उनका प्रॉपर एवेल्यूशन हो, विच वॉज मेकिंग सेंस जिस तरह से हमने उनको देखा। उनको इनवॉलंटरी एडमिट किया और असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद ये नतीजे पे पहुँचे कि वो राइट थे कि शी नीडेड हेल्प। एंटीसाइकोटिक्स स्टार्ट की मूड स्टेबलाइजर्स के साथ, एंड प्रॉपर इलाज आपने इनका किया? शुरू किया बिल्कुल दवाइयों के साथ। और इनिशियली आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि ये आपके रिहैब सेंटर में कितना अरसा रहेंगी? 3 to 5 वीक्स। अच्छा 3 to जो कि बनते हैं महीना, मतलब हाँ प्लस माइनस। हाँ जी। तो उस पर यह था कि शुरू में एंगेजमेंट भी इतनी बुरी नहीं थी कि हस्बैंड शुरू में आए, मीटिंग्स अटेंड की, ही टुक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मैं फाइनेंसेस भी पे करूँगा, मैं इनका ख्याल भी रखना चाहता हूँ, और मैं ही बेसिकली आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा। बहन 1-2 दफ़ा आई और उसके बाद नहीं आई, लेकिन हमारा मेन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा वो हस्बैंड से ज़्यादा रहा। हस्बैंड से था ज़्यादा रहा। तो उनकी क्या आपको इंटेंशन दिखाई दी? क्या वो पॉजिटिव थे कि हाँ क्योंकि वो एडमिट कराने के लिए आ रहे हैं इनको रिहैब सेंटर में, एंड जब ये रिकवर कर जाएंगी तो वो फिर आके उनको ले जाएंगे? आपको उनकी तरफ से कोई ऐसी वाइब फील हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी कमिटेड आई थिंक, और ये कि डेफिनेटली उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मीटिंग अटेंड करूँगा, एंड बाय द एंड वो जो है ना सारा रिजॉल्व कर लेंगे और शी विल गो बैक टू द फैमिली। लेकिन और ये कांटेक्ट में रहे भी, लेकिन वो क्या किया, फिजिकली आना उन्होंने कम कर दिया, नहीं आए अस्पताल, कुछ 2-4 मीटिंग के बाद नहीं आए वो। क्योंकि देखिए रमज़ान में ही आपका निकाह हुआ था और रमज़ान में ही ये सारा सिनेरियो भी हुआ था, तमाम जो सिनेरियो हुआ था, और फिर ऑफ कोर्स फिर वो अपनी इनकी बड़ी बहन के साथ आकर इनको एडमिट भी करके लेके थे। इनकी बहन का उस वक्त क्या कहना था?
उनकी बहन से मेरी मीटिंग नहीं हुई थी, इसलिए कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। आपसे डॉक्टर वैसे आप थे उनके साथ ही? बिल्कुल मैम, जिस टाइम ये सिस्टर आई हैं तो इनकी वही मेंटल कंडीशंस के ऊपर ही उनसे बात हुई थी कि ये काफ़ी हाइपर एक्टिव हैं, गुस्सा ज़्यादा कर लेती हैं, लड़ाई वगैरह, ये सारी चीज़ें जो सिनेरियो में थी। तो इस हवाले से उनसे डिस्कशन हुई थी। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की, सेकंड मीटिंग अटेंड की। उनके बाद वो कट ऑफ हो गई बिल्कुल से, और जबकि हमारे हॉस्पिटल की तरफ से उनसे रब्ता किया गया, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन, कई दफ़ा हमने उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। फिर एक टाइम कॉल रिसीव हुई, और जब हमने इनकी मेंटल कंडीशंस के बारे में बताया कि अब ये काफ़ी बेहतर है, आप घर में से किसी एक को वालदा या आप आके इनसे मिलें, क्योंकि आप लोग इनसे मिले अच्छा, नहीं। उनकी वालदा नहीं आई उनको? एक दफ़ा भी मिलने एक बार भी नहीं आई मिलने। अच्छा, ये भी अफशीन, आप तो सीधा मतलब बहन के घर से रिहैब सेंटर चलेगी और आपकी अम्मी आई ही नहीं। और अभी जब मैं आपसे पहले भी बात करी थी, कल भी बात करी थी, और मैं यही आपसे पूछी थी कि आपको उम्मीद है कि आपकी अम्मी आपको एटलीस्ट कॉल करेंगी, तो आपकी अम्मी ने भी आपको कॉल नहीं की, और ना वो फ़ोन उठा रही है, ना वो मिलने आई। आपको क्या लगता है कि उनको पता नहीं है कि आप कहाँ पर होंगी? उनको सब पता है, भेजने वाली ही वही है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपकी अम्मी ने आपको रिहैब सेंटर भिजवाया? जी, बस अम्मी का मेंटल प्रॉब्लम ये है कि अम्मी ने हम दोनों बहनों को तोड़ के रखना है अलग अलग हिस्सों में। जब दिल चाहता है वो प्यारी हो जाती है, जब दिल चाहता है मैं प्यारी हो जाती हूँ। तो अफशीन, आपको लगता है कि आपकी अम्मी के साथ कोई नफ्सियाती मसला है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो और ये जो आपकी अम्मी दवाइयाँ खाती थी, वो किस मसले की खाती थी? आपने कहा ना आपकी अम्मी बीमार थी। वो कैल्शियम, विटामिन। अच्छा, वो सी ठीक है, वो मैं उसके, हाँ वो उसकी, ठीक है। जी जी। सो आपकी अम्मी ने ही, आपको लगता है कि एक तरीके से, ये मुझे बताइए, जो आपकी शादी, आपका निकाह हुआ था, रमज़ान में हुआ था, ये आपकी पसंद इसमें शामिल थी, ये अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अच्छा, आपके, और किसने कराई थी ये सिटी कोर्ट में हम दोनों का निकाह रमज़ान में हुआ था। अच्छा। और उन लोगों से अच्छा, आपका निकाह सिटी कोर्ट में हुआ था? यस। तो मतलब घर में, अच्छा ठीक है, हाँ। तो उस वक्त दरअसल हालात ऐसे चल रहे थे कि कहते हैं ना कि आ रहे जा रहे हैं, फिर आपको पता है कि हमारा माशरा इस चीज़ को समझता नहीं है। तो उन्होंने, अम्मी ने मशवरा दिया, तुम दोनों सिटी कोर्ट जाओ, ठीक है, रमज़ान में निकाह करो, अच्छे मुबारक दिन चल रहे हैं, और उसके बाद जब रुखसती चाहेंगे ईद के बाद, अच्छा, बकरा ईद के बाद। मुझे अफशीन ये बताएं कि यहाँ पे तो मैं ये परेशानी हो रही है कि वो तो आपकी माँ है, तो मतलब उनको भी, वो भी तो इंतज़ार करी होंगी ना कि मेरी बेटी ठीक होगी, कि उनको भी पता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप रिहैब सेंटर में गई हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं रात तक रही होंगी कि मेरी बच्ची कब वापस आएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन सिस्टर नहीं मिलने देना चाहती। तो सिस्टर का कहना है कि मैं लेना नहीं चाहती, मतलब अम्मी को मैं संभाल लूँगी, और डॉक्टर साहब आप अफशीन को अपने पास ही रखिए, और मैं आऊँगी और आपके मतलब ड्यूज़ जो हैं वो अदा कर दूँगी बस। लेकिन अभी तक आई नहीं, अभी तक आई नहीं। आपने जब उनकी बहन से रब्ता किया तो उन्होंने क्या कहा था डॉक्टर? लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो कंटिन्यू एक ही बात करी कि हमें ये चाहिए ही नहीं। इनकी बहन कह रही थी, इनकी सिस्टर से वो कंटिन्यू मुझे एक ही बात कह रही थी कि हमें ये चाहिए नहीं, आप चाहे इसे रोड पे बंद जला दें या जो भी करें, हमें ये चाहिए नहीं, आप इसे रोड पे छोड़ दें इवन के। तो मैंने कहा एक इंसान है, एक फीमेल है, हम इस तरीके से किसी के साथ नहीं कर सकते। हत्ता कि इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका था। जनरल हॉस्पिटल्स में होता है कि ट्रीटमेंट रोक देते हैं, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ रोक दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शफीक ने इनका ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखा हुआ है, और सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे पेशेंट्स के लिए होती हैं वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पैसे भी, क्योंकि जब कोई आपके पास रिहैब सेंटर में एडमिट कराता है तो फिर जो फीस उसकी होती है, जो भी हम चार्जेस हैं हमारे, वो पे किए जाते हैं। इवन कि इनके कुछ अमाउंट्स हमारे पास पे हुआ, लेकिन उसके बाद ना वो खुद आए ना अमाउंट। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे बताया डॉक्टर शफीक, क्या आप लोग ये भी फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगर चले इनको कोई एटलीस्ट लेने आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तो काफ़ी आप लोगों की अमाउंट भी ड्यू हो गई होगी। शुरू में इनिशियली इनके कितने दिनों के अमाउंट थी जो आपको दी गई थी? आई थिंक फर्स्ट 2 to 3 वीक्स की तो पेमेंट आई है, लेकिन देखा जाए तो आए हुए इनको 50 अराउंड 50 डेज हो चुके हैं ज़्यादा, हाँ तकरीबन 2 महीने के करीब हो गया है बिल्कुल। तो 1.25 महीने की शायद पेमेंट इनकी नहीं आई होगी। अच्छा। और वो अक्यूमुलेट होकर ठीक ठाक बन गई है, लेकिन बात एक तरफ पैसे हो सकता है वो ये ना डर रहे हो कि उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो आपको पैसे ना दे सके। ऐसा तो बहुत दफ़ा हुआ है वधिया। देखिए हम बहुत सालों से ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, 1970 का एस्टेब्लिश साइकेट्रिक हॉस्पिटल है ये, तो 50 साल से ज़्यादा हो गए इस सेंटर को।
और इसमें कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स की फैमिली आती है और एंड में कहती है कि देखें हमारे पास पैसे देने के पूरे नहीं हैं, अगर आपके बन गए हैं 1 लाख 1.25 लाख रुपए, हम आपको सिर्फ 40,000 दे सकते हैं। कहते कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया 60,000, आप पेशेंट ले जाएँ और हम दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट चले जाते हैं। ऐसे एक दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा हुआ है कि हमने उसको और माफ़ यहाँ कर पे दिया तो और छोड़ दिया। आप वो आप कह रहे हैं कि पैसे भी चाहे ना लें, लेकिन आप पेशेंट ले जाएं, जिसमें इनको नहीं लेके जा रहे। इनकी वालदा से आपका कांटेक्ट हुआ है? मैं इनको खुद लेके गया हूँ बाकायदा हॉस्पिटल से, स्पेशल मैंने गाड़ी में अपना स्टाफ लिया, साथ में इनको भी लिया, ताकि कल को ये ना रहे कि हमने इस हद तक कोशिश नहीं की। इनकी वालदा ने मिलने से इनकार कर दिया, वो नहीं मिली। अपने घर जी जी आपने अपनी मतलब अम्मी को आवाज़ देती कि अम्मी मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए? नहीं, एक्चुअल वो तकरीबन 3 दफ़ा जब भी मिली हैं तो वो गेट पे दरवाज़ा बंद कर देती हैं। ये आपकी अम्मी दरवाज़ा बंद कर देती है? एक दफ़ा मुलाकात सर की हुई थी, जब पहले सर ने कहा था कि देखो मैंने तुम्हारे सुन ली, सब बात सुन ली कि ऐसा है मामला, तो अम्मी से जाके मुझे पूछने दो, पहली दफ़ा मैं नहीं तुम्हें लेके जाऊंगा, यानी जो तुमने मुझे बताया है। तो मैंने कहा सर कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो पहली दफ़ा तो सर की बात सुनी उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब भी हम 3 से 4 दफ़ा स्टार्टिंग में जब हम गए हैं, हमने रिस्पॉन्ड उनसे लिया, तो उन्होंने तो सडनली बात की ही नहीं है हमसे। मैं उनके घर गया हूँ इवन के, और उनके आसपास के जो लेबर्स थे उनसे मेरी बात हुई है। इनके इस तरीके से इनकी बेटी हमारे पास हैं ना, ये कोई रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इवन के कई बार उनको कॉल की गई, इन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं की। फिर मैं इनको लेके इनकी सिस्टर के घर गया, मैं ख़ुद गया हूँ, इनकी सिस्टर से मेरी बात हुई है। मैंने कहा आपने मेरे पास एक पेशेंट अपना एडमिट कराया था, अब वो क्योर हो चुका है, आप या तो मिलने आए या उन्हें लेने आए। तो वो इस चीज़ पे नहीं है, वो एग्री ही नहीं कर रही कि वो इन्हें लेके जाएंगे। उन्होंने चाहिए। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इनकी बहन से और इनकी वालदा से हाथ जोड़ के कि देखें ये आपकी जवान बेटी हैं, ये बेघर नहीं है और ना ही ये लावारिस है। तो खुदा के लिए खुदा आएँ और इनको लेके जाएं, और एडवोकेट आसिफ साहब जिनके साथ इनका निकाह हुआ है, खुदा के लिए आप लोग भी आएँ, आपके आसपास की फैमिली के कोई लोग भी देख रहे हो, प्लीज़ उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि डॉक्टर अफशीन जिस हॉस्पिटल में थी ये क्योर कर गई हैं, ये ठीक हो गई हैं, और अब हॉस्पिटल वाले बेचारे उनको डिस्चार्ज कर सकें, बिकॉज देखिए ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और बेटियां ऐसी नहीं होती कि आप उनको किसी भी रिहैब सेंटर में जमा करा के बाद में कह दें कि चलो ठीक हो गई, हमें नहीं चाहिए, इसको सड़क पे फेंक दो, इसको जला दो। ऐसा नहीं होता, खुदा के लिए। मतलब ये शी डिज़र्व्स अ वेरी गुड लाइफ। ये डॉक्टर हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है। देखिए इंसान के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, नफ्सियाती इश्यूज़ बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। अगर वो उसके लिए रिहैब सेंटर में भी गई थी, वो ठीक हो गए हैं, वो डॉक्टर उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे जीने का हक़ छीन लें, या उनके पास वो राइट नहीं कि वो अपने घर के वो जो तमाम तर रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्ते उनको वैसे इंजॉय कर सकें। मैं तो ये हैरान हूँ कि इनकी वालदा जो है उन्होंने अभी तक रब्ता नहीं किया। अफशीन आपको अम्मी तो याद आती होगी? बेपना, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर अम्मी देख रही हो ये सामने कैमरा, तो अम्मी को कुछ कहना चाहती हैं? हम मिलेंगी, मतलब मुझसे ऐसी क्या ख़ता हो गई जो आप मिलना नहीं चाहती हो? मेरी ख़ता बताओ, एक्चुअल मैंने किया क्या है वो बताएं। मैं क्यों नहीं मिलना चाहूँगी? मैं मिलना, या मैं तो घर में बैठना चाहूँगी ना। दवाइयाँ मैं घर में बैठे बगैर तो नहीं दे सकती, क्योंकि हम लोग घर में चला रहे हैं अपना क्लिनिक, हमारा घर में, सिस्टर भी अपने घर में, हमारी कोई मतलब ऐसे पब्लिशमेंट नहीं है, दुकान हो अपनी। क्योंकि ताला शटर उठाना ये मतलब कौन कर सकता है? अफशीन अपने हस्बैंड को कुछ कहना चाहेंगी? अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, इल्तिजा है मेरी कि आए और लेके जाएं। जब पता है कि अम्मी और बहन कबूल नहीं करती, उनको पता है सब कुछ, तो वो जहाँ कहीं हैं मुझे लेके जाएं, एटलीस्ट उनका इंतज़ार है मुझे। आप भी जाके उस कैमरे को जाके उस प्लीज़ में जो सामने कैमरा है उसमें अपने हस्बैंड से भी मैं चाहती हूँ आप रिक्वेस्ट करें और आपको लेके जाएं। आप अपने घर में जाके रहें, ये रिहैब सेंटर आपका घर नहीं है। सर आसिफ, मुझे आपसे उम्मीद है, प्लीज़ खुदारा, अगर आपने मुझसे निकाह किया है, मैं आपकी मनकूहा हूँ, आप मुझे ले जाएं। आप मुझे, यानी मैं इस दुनिया में कहाँ जाऊँ,
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी और मुंह पे दरवाजे बंद करती हैं अम्मी और सिस्टर, तो मैं आपके सिवा आखिरी दर है आपका, वरना मैं क्या करूं बताएं? भीख मांगूं किसी से? क्या करूं मैं बताएं? और क्या करूं मैं? आप निकाह कर चुके हैं, मुझे लेके जाएं, आपका घर है तो बिठाएं मुझे वहाँ पर। मैं प्लीज़ चाहूँगी कि उनकी अम्मी, उनके हस्बैंड, उनकी बहन हमें देखने देखें। ये एक बहुत ही स्ट्रेस से गुजर रही हैं। आपको सोचें, आपके पास रहने को घर ना हो, आपके पास कुछ शी डजंट हैव एनीथिंग, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनकी आइडेंटिटी की कोई भी ऐसी चीज़ इनके पास नहीं है। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका हुआ है। ये एक रीहैब सेंटर में अपनी ज़िंदगी तमाम नहीं गुजार सकती। और मुझे ये आप लोग बताएं कि लास्ट क्या सोल्यूशन होगा, क्योंकि इनके लिए तो रिहैब सेंटर में रहना, जहाँ पे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे नफसियाती मरीज हैं, उनके साथ रहना तो इनके लिए, इनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ये तो ऑलरेडी इतने एक देखिए नफसियाती इशू एक साइड पे, लेकिन ये गम कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा हस्बैंड कोई आके मुझे पूछ ही नहीं रहा, वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो और ट्रिगर कर देगा सब कुछ। लावारिसों की तरह फील कर रही होंगी बेचारी। ये अबैंडनमेंट जो है ना बहुत ही नेगेटिव होता है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि एक तो पहले ही एक एपिसोड से गुजरी हैं और अब बेहतर हुई हैं, फिर ये एहसास होना कि फैमिली जो इतनी क्लोज है वो नहीं मुझे प्यार करती और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, ये बहुत दुख की बात है। बहुत पेनफुल है। मैं यकीन माने, मैं अपने आप को रख के सोचती तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो ये ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजरी हैं, एक चीज़ से गुजरी हैं, बहुत क्राइसिस देखे, बहुत क्राइसिस। और उसके बाद अब वो बेचारी आके एक टेलीविज़न पे आके अपनी बहन और अपनी मदर से रिक्वेस्ट करिए, अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करिए। आप लोगों के पास लास्ट सोल्यूशन वैसे क्या है कि अगर वो इस शो के बावजूद भी इनकी अम्मी, इनकी बहन, इनके हस्बैंड जो एडवोकेट आसिफ साहब है, उनका भी रमज़ान में निकाह हुआ था, उनको नहीं लेने आते, व्हाट्स द लास्ट रिजॉर्ट? हम पुलिस के पास गए थे, आप डॉक्टर वेस, और ये बताएंगे ज़्यादा बेहतर। खुद गया हूँ इनको लेके नाज़माबाद थाने में। शाहिद खान SHO हैं वहाँ के, तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की है कि ये पेशेंट मेरे पास थी और उनकी मैंने पूरी टर्म एंड कंडीशंस बताई हैं। इवन कि मेरे साथ पुलिस वालों ने कोई कोऑपरेट नहीं किया किसी किस्म का। इवन कि मैंने उनको एप्लीकेशन दी थी 1 मुहर्रम को, तो 11 मुहर्रम को मैं उनके पास गया हूँ दोबारा। उसके अंदर उन्होंने किसी किस्म का हमारे साथ कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कॉलर भी हैं, अनीस साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अनीस साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जो मोहतरमा मेरे सामने बैठी हुई हैं और इनका भी कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी अकेली रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ रह लें। मैं बिल्डिंग में अकेली हूँ, अभी कोई किराएदार भी नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं भी सताई हुई हूँ ज़माने की, बेटे की। मेरी बच्चियाँ हैं 2, वो अपने घर में बहुत खुश रहती हैं, मेरा बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के साथ रहूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं गवर्नमेंट की टीचर हूँ, हेडमिस्ट्रेस हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, मेरा अच्छा गुजारा होता है। मुझे जहाँ जॉब मिलती है मैं वो भी कर लेती हूँ। सिर्फ मुझे दूसराज चाहिए, कोई शरीफ और नेक औरत हो। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो करा दें, ये आ जाएं, या कोई और ऐसी जो मेरा घर बार लूट के ना चली जाए मेरे पीछे। देखिए ये भी देखिए एक सीरियस कंसर्न है। और आप बताएं, जैसे आपने बताया कि आप अकेली हैं और आप कह रही हैं कि ये आपके साथ आ जाएं, क्योंकि जरा जोर से बोलिएगा, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये आपका बड़ापन है कि आपने कॉल की, और हम आपका कंसर्न भी समझते हैं कि आप खौफजदा भी हैं, क्योंकि आप अकेली औरत हैं, बच्चियाँ आपकी ब्याही गई हैं और आप चाहती हैं कि अगर इन्हीं का कोई नहीं है तो आपके पास आ जाएं। आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि अफशीन की माँ या अफशीन की बहन इस दुनिया में ना हो। वो हैं, जो दुनिया में नहीं है वो अफशीन के वालिद नहीं है, लेकिन जो हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप आके अफशीन को ले जाएं। जो उन्होंने गलती की थी वो उनको भी आइडिया है कि उनको वो नहीं करना चाहिए था, उनको वो तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग ये भी समझें कि वो किसी नफसियाती ऐसी कंडीशन से गुजर रही थी कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी, जब बहन के घर में लड़ाई हुई है उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिसके बाद बहन उनको रिहैब सेंटर में ले गई हैं। तो उनकी बड़ी बहन, आप इनकी बड़ी बहन है, बड़ी बहनें तो माओ जैसी होती हैं। जब माँ इस दुनिया में नहीं होती तो वो बड़ी बहन ही होती है, जो कि बहुत बड़ा आसरा होती हैं। तो आप और उनकी वालदा, खुदा के लिए आपकी बेटी बेघर नहीं है, ना ही बेआसरा है, ना ही लावारिस है। आप लोगों के होते हुए इन पर ये ज़मीन तंग नहीं होनी चाहिए।
हमारी बहुत हमें दी दुआएं हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके केस को आगे भी फॉलो करें कि आपके घर वाले यार आपको लेके जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को चुना कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी जो आवाज़ है ये इनके घर वालों तक पहुंचा सकें। इस वक्त जो मेरी पूरी बाँचें खुली हुई उस वजह से क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चे इस वक्त मेरे सेट पर मौजूद हैं और ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे हमने अपने सेगमेंट का आगाज़ भी किया है, हम जिन्ना कौम हैं और इसमें हम उन तमाम तो लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि रिटर्न में पाकिस्तान को बहुत कुछ दे रहे हैं। अभी जो मेरे साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद है जनाब, ये 3 स्कूल के यहाँ पे बच्चे हैं जो कि जा चुके हैं यूएस स्पेस एंड रॉकेट सेंटर में। खला में नहीं, यूएस कहते हैं, हाँ वहाँ पे आपको पता है वो हंट्सविल है वहाँ अलाबामा में, वहाँ पे ये बच्चे गए हैं जनाब और वहाँ जाके ये ज़बरदस्त किस्म के नेक नामी झंडे गाड़ के आए हैं। इनकी अपने अपने बड़े बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, उम्रें इनकी छोटी छोटी हैं लेकिन काम कर रहे हैं ये बड़े बड़े। तो मेरे साथ इस वक्त जनाब जो स्कूल मौजूद है मैं बता दूँ, हमारे साथ KMA गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की टीम यहाँ पर मौजूद है। हाथ ऊपर करे जी लोगों को बताने के लिए, ये ज़बरदस्त। और साथ में उनकी टीचर मिस कुरतुलन शाहिद भी उनके साथ बैठी हैं। अच्छा, उससे नीचे आप देखेंगे मेरे साथ हैं जी KMA बॉयज सेकेंडरी स्कूल टीम, हाथ ऊपर करे जी, जबरदस्त। और इनके टीचर मिस्टर फैजान शेख इनके साथ मौजूद हैं। और आखिर में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यहाँ पर एवरग्रीन स्कूल के बच्चे, एवरग्रीन एलिमेंट्री स्कूल है और ये बिल्कुल आगे लाल शर्ट में। और हाँ, मिस नरगिस के स्टूडेंट से हाथ आप लोग भी खड़े कर ले जी। अच्छा, इनकी तो शर्टें जो लाल है सब पता चल रही हैं। अच्छा, काम बड़ा कमाल किया है। सबसे पहले अगर मैं ऊपर जाऊँ ना तो जो ऊपर बच्चे हमारे माशाल्लाह से बैठे हैं KMA गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की जो टीम बैठी है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये जो मुर्गी के पर होते हैं बेसिकली जो हम डंप कर देते हैं, ठीक है, इन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया है। मैं कहती हूँ ये वो बच्चे हैं कि जो सही क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि ज़ीरो वेस्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं, जो आपको पता ना मैं कितने इस हवाले से बात भी करती हूँ, तो ये सही मानों में हीरो है। मैं चाहती थी मुझे बताएं कि इन्होंने मुर्गी के परों का कहाँ, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया। तो मैं चाहूँगी जनाब ये अपने स्टूडेंट्स को ज़रा मैं माइक दें। माइक इसके पास है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? बरहमद गमीर बश। अच्छा, मुझे ये बताओ ये क्या सूझी आप लोगों को हमने ये मुर्गी के पर इस्तेमाल करने हैं? जी कि यहाँ पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ रही है और पेड़ भी बहुत कटने जा रहे हैं। हाँ। इसलिए पाकिस्तान जो कि डिफॉरेस्टेशन में रैंकिंग 6 नंबर पे। अच्छा। इसलिए हमने सोचा कि जो कि चिकन फीडर है, हाँ। एक मुर्गी के परों में 10,000 फीडर्स होते हैं। अच्छा। तो आप इमेजिन करें कि दुनिया में कितने चिकन्स हैं जिन्हें काटा जाता है। अरे हम तो खाते भी कितना चिकन है, आप लोग भी खाते होंगे ना कितना। जी। कहाँ जाते हैं सारे पर, किधर जाते हैं? साथ वाले मुझे इनको माइक दे, किधर जाते हैं पर सारे? कुछ से फिश फीड भी बनाया जाता है पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों में तो काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उन्हें लैंड, हमारे यहाँ भी बनाते हैं फिश फीड पाकिस्तान में। जी। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। और जो बच जाते हैं क्या करते हैं? उन्हें लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है, जिससे डिजीजेस फैलती हैं और लैंड पोल्यूशन भी होता है। सही, ज़बरदस्त। तो फिर बताएं आप लोगों ने क्या सोचा कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमने इसको सोचा कि हम तो प्राइमरी के बच्चे हैं और हमें पेपर की नीड तो बहुत पड़ती है। हाँ भाई। तो हमने कहा हम इसको एक पेपर बनाए इससे जो हमारे काम भी और वो लो कॉस्ट भी पड़े हमें। अरे क्या बात है, सही। किताबें कॉपीज बड़ी महंगी होगी भाई। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? आगे उनको माइक दें। पेपर की नीड आप लोगों को बहुत थी। फिर हमने तो सोचा था जिस तरह हमारे नॉर्मल पेपर बन जाता है, चिकन फीडर पेपर भी इसी तरह बन जाएगा, लेकिन जब हमने उसको उस प्रोसेस से गुजारा तो वो बना ही नहीं, वो एक पाउडर की शक्ल में निकल के आया। फिर हमने ना बहुत रिसर्च की तो हमें पता चला कि चिकन फीडर में कैरेटिन होता है। हाँ। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने पेप्सिन यूज़ किया था। हाँ। फिर इसके बाद हमने उसको बहुत सारे केमिकल्स से मीन्स हमने उसका प्रोसेस किया, तब जाके वो सॉफ्टनिंग हो गई ना। इसके बाद हमने उसको ग्राइंड करने के बाद पल्प निकला, फिर हमने उसका पेपर बनाया। घर जाके पप्पा कर लो, इतने प्यारे मुझे बच्चे लगे। टीचर से आप जो बातें करोगे आज से स्टूडेंट उनको दीजिए। आप लोगों ने क्या किया फिर? ये पेपर्स कैसे बने? हमारे पेपर रेडी हो गए, हमने इसके बाद स्क्रीनिंग की। हाँ। हमने इसको पेपर की शक्ल में बनाया और वो हमारे पेपर रेडी हो गए। पेपर रेडी हो गए। फिर आप लोगों ने कहा कि हम ये कैसे जाके नासा तक अब कैसे पहुंचेंगे? तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, स्टेम प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50 स्कूल्स थे, उसमें से पहले 8 सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद 3 स्कूल सेलेक्ट हुए। हाँ। और टॉप 3 में उन्होंने कहा था कि जो स्कूल्स आएंगे उनको हम नासा की ट्रिप पर ले जाएंगे। नासा की ट्रिप पे ले जाएंगे। फिर मुझे बताएं कैसा रहा नासा का ट्रिप? हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारी राइड्स ली, हमने वहाँ मिशन मेरी अच्छी बच्ची हमने वहाँ मिशंस किए। अच्छा, क्या क्या मिशन किया? हमने वहाँ स्लाइम बनाई थी और जो हमारे
दो स्कूल के बच्चे, दो मतलब टीम थी, उनमें से 2 बच्चे हमारे लिए सोलर पैनल में से एनर्जी लेने गए थे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इनको भी ज़रा दें। फिर मुझे बताएं, वहाँ जाके वो लोग तो बड़े इम्प्रेस होंगे आप लोगों से कि इतने छोटे छोटे बच्चे आए हैं और उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया है। यस, वो हमसे बहुत इम्प्रेस हुए। वो आपसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। अच्छा, मैं चाहती हूँ उनको ज़रा माइक दें, वो जो बैठे में। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, मुझे आप लोग ज़रा बताएं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और हम वहाँ गए थे तो हमने बहुत से मिशंस किए, और थर्ड लैंडर और अपोलो 11। हाँ, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। राइड्स की जैसे हमने बहुत, और एक्टिविटीज़ में अपना पार्ट लिया, लाइक मून वॉक की। मून वॉक वो हुए। अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बच्चे ने ये प्रोजेक्ट कितने अर्से में तैयार किया था? एक्चुअली हमें पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी और ट्रेनिंग के बाद जो है हमने बच्चों को ट्रेन किया था। बच्चों की ट्रेनिंग के बाद हमें सेलेक्ट करना था एक थीम जो उन्होंने हमें दिए थे थीम्स उसमें से, और उस थीम के अकॉर्डिंगली हमें एक प्रोजेक्ट रेडी करके और कितने टाइम लगा इसकी? और हमें इसके लिए तकरीबन 40 डेज का टाइम दिया गया 40 डेज का, और कंप्लीट हो गया था 40 डेज में? हाँ, ऑलमोस्ट। और फिर आप शोकेस करने के लिए कब गए थे? वो ज्यूरी ने फिर, हाँ बिल्कुल, MSC पे मैग्निफिसाइंग सेंटर जो है, क्योंकि ये दाऊद फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था और US कॉन्सुलेट ने स्पॉन्सर किया था प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो आपने देखा होगा मैग्निफिसाइंग सेंटर, वहीं पे ये था। और ज्यूरी फिर जो है उन्होंने 8 स्कूल सेलेक्ट किए फर्स्ट राउंड में, जिनमें से आपका स्कूल भी एक था। बिल्कुल। मैं चाहूंगी माइक जरा नीचे दीजिए, क्योंकि जो नीचे टीम बैठी है जनाब, वो बैठी है KMA बॉयज सेकेंडरी स्कूल की टीम, और इन्होंने बनाई है, ये खुद बताएंगे क्या बनाया जी आप लोगों ने? बनाया था प्लास्टिक रोड। किस चीज़ से? प्लास्टिक रोड हमने बनाया था, नॉर्मल वाटर बोतल होती है जो वेस्ट होती है, और पॉलीथीन बैग्स। अच्छा, ठीक है, उनको माइक दें। क्यों बनाया था आप लोगों ने ये? हमने इसलिए बनाया था क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक रोड जब टूटना लग जाते, खराब होने लग जाते, तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक। हमें हमारी बहुत है। आंधी आए कुछ उड़े ना उड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ जरूर नजर आती हैं। हर साल 100 मिलियन मरीन एनिमल्स प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन 2 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालें, प्लास्टिक रोड। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है, फिर उस सोल्यूशन को जब निकाला, फिर आप लोगों ने क्या सोचा कि हम प्लास्टिक से, इन बॉटल से रोड्स बनाएंगे? जी, हमने सोचा कि प्लास्टिक से रोड्स बनाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक हर वेस्ट होता है। पाकिस्तान 3.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल वेस्ट कर रहा है, और 400 मिलियन टन्स वर्ल्ड हर साल वेस्ट कर रहा है। तो इन प्लास्टिक को ज़ाया क्यों होने दे? तो तमिलनाडु के साइंटिस्ट है राजा जोपालन वासुदेवन, उन्होंने एक आइडिया दिया प्लास्टिक रोड बनाने का। तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्लास्टिक रोड है वो इस्लामाबाद में बना, अतातुर्क एवेन्यू के नाम से, और जो वर्ल्ड का फर्स्ट प्लास्टिक रोड है वो बना नेदरलैंड्स में 2 कंट्रीज। मुझे आप ये बताइए, जो प्लास्टिक रोड्स हैं, आप, हाँ माइक आपके पास, मैं चाहती सब बच्चों की शमूलियत हो ना, आप मुझे बताएं, ये जो प्लास्टिक रोड है ये क्या उतनी सेफ है जितनी दूसरी रोड सेफ होती है? उतनी मजबूत है? ये उससे ज़्यादा मजबूत है। ये उससे ज़्यादा मजबूत है। नॉर्मल रोड का लाइफ स्पेन होता है वो 5 to 6 ईयर होता है, जबकि प्लास्टिक रोड का जो लाइफ स्पेन है वो 50 to 60 ईयर्स है। हाँ, तो इस तरह से ये ना ज़्यादा पावरफुल है प्लास्टिक। सही, ठीक है। अच्छा, इनको दे दें। कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट में, ये बताएं। जी, हमने सबसे पहले तो ये वाले प्रोजेक्ट में रिसर्च की, एंड हमें बहुत न्यू आइडियाज़ आए कि लाइक प्लास्टिक को हमें रिसाइकल करना है, और बहुत सी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, उन सबको हमें देख के चलना था। तो हमने पहले रिसर्च की, तो हमें पता चला कि प्लास्टिक भी एक प्रॉब्लम है, और रोड भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स दो जैसे उन्होंने बताया। हाँ, यस, हाँ। सो हमने टाइम कितना लगा बच्चे इसमें आपको? लाइक हमें इसमें लगे थे 3 वीक्स। 3 वीक्स लगे थे। क्या करते हैं जी ये NTC क्लासेस? जब आपने देखा होगा कि अक्सर ड्राइवर रात के वक्त ड्राइविंग करते वक्त, हाँ, तो हमने ग्लासेस ड्राइवर्स को जगाने के लिए बना। अच्छा, ये ऐसे ग्लासेस, ये ग्लासेस क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? इस प्रोजेक्ट में लगा IR सेंसर आइज़ को डिटेक्ट करता है। अच्छा। और इसमें लगा बजर बीप करता है, जिसकी वजह से जो मैन है वो आसानी से जाग सकते हैं। बस ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपको ज़रूरत क्यों पेश है, यही चीज़ क्यों सोची कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है भाई, कि हम ऐसी ग्लासेस बनाएं जो कि ड्राइवर को जागते ही रखे, मतलब उसको नींद ना आए उसको। यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो भी रात को, दिन को ये स्कूल या ऑफिस की गाड़ियाँ जाती हैं, रात को ट्रेवल होते हैं, तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको देखकर हमने, हमारी टीचर का आइडिया था, और हमने, क्योंकि बसों में, हाँ, बस हादसा इतने होते हैं, हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब कोई सा मोड़ आ जाए, टर्न आ जाए, वो ये कहते हैं जी एक तो तेज़ रफ्तारी थी और ड्राइवर को ऊँघ आ गई थी, जिसकी वजह से ऐसे हम देखते हैं एक्सीडेंट देखते हैं। फिर कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट में? हमारे को इस प्रोजेक्ट में तकरीबन
2 महीने का टाइम दिया था जिनमें हम लोग ने शुरू के 15 से 16 दिन तो हम फेल हो गए थे क्योंकि हम लोग ने ट्रांजिस्टर और रजिस्टर नहीं लगाया था। और एंड के 2 वीक से पहले हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका था। अच्छा, ये लग रहा था आप लोग कर लो कि प्रोजेक्ट, ये बड़ा मुश्किल चीज़ है बड़ी। ये शुरू में तो नहीं लग रहा था, फिर एंड में हम लोग ने पूरा मुकम्मल कर लिया था। सही, ठीक है। अब एंड प्रोजेक्ट फिर जब तैयार हो गया तो फिर आप लोगों ने, मैं चाहती हूँ ज़रा उसको थोड़ा बहुत ना ज़रा करके भी दिखा देते। ज़रा लाएँ, आप लाएँ वो ग्लासेस, ज़रा दिखाएं जी कैसे वो ग्लासेस पहन सकते हैं। उस ग्लासेस को पहन के मैं लगाती हूँ मुझे। हाँ, मुझे बताएं, करंट तो नहीं लगेगा मुझे? नहीं, कसम खाओ, कसम से। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने लगा ली जनाब ग्लासेस। और अच्छा, बैटरी लग गई है। अब मेरी आँख में गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है। और अब अगर मेरी आँख बंद होती है, ओके, यानी कि मैं जैसे आँख झपकूंगी ये मुझे बताएगा। फर्ज के मुझे नींद आ गई, बड़ी ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये सेंसेस ये लगे, ये बता रही है कि मैं अपनी आँख कब झपकती हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या कॉस्ट आई इसमें, मुझे ये तो बताओ बच्चे, ये बताएं आप लोग की कॉस्ट इसमें कितनी आई? ये अंडर 1500 के अंदर। 1500 मतलब 5000? नहीं, 1500। 50, ठीक है, ओके, 1500 यानी कि कितनी, मैं इसको हाँ, तो अगर 1500 5000 ही बनता है। हाँ, वो 1500 बनते तो 5000, 1500। जी बिल्कुल, हम इसके ऊपर मजीद वर्क कर रहे हैं। हम इसको 800 तक भी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये मार्केट में कब अवेलेबल होगी बच्चे? तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अभी हम इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको और एडवांस बनाएंगे। इसको और एडवांस बनाएंगे। एक तो एक्सपेरिमेंट आपने लाइव शो में कर लिया, मॉर्निंग शो में जी, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये बड़ा अच्छा आइडिया था, ये आपने बच्चों को आइडिया दिया था इस पर काम करना है? जी बिल्कुल, ये आइडिया इस तरह से आया कि एक न्यूज़ में देख रही थी, उसमें एक्सीडेंट देखा और रात के वक्त स्पेशली देखा, तो मुझे लगा कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। दरअसल हमें जो थीम दी गई थी वो कुछ इस तरीके से दी गई थी कि आपने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन बेस्ट है। ये बड़ा अच्छी थी। और मैं वाकई ये चीज़, जो चीज़ बड़े नहीं बना सके, आपने सोचा कि वो आपकी क्लास के बच्चे बनाएंगे। वो यू डैट मच कॉन्फिडेंट? बिल्कुल जी बिल्कुल। स्टार्ट में तो यही था कि इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और काफ़ी सारे, जैसे बच्चे बता रहे हैं, हमने बहुत सारे सेंसर फ्यूज़ किए, हमें चीज़ें नहीं पता थी क्या इक्विपमेंट्स लगानी है, तो फिर एट द एंड ये कंप्लीट हो ही गया। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं, आप सब लोग एक साथ गए थे अमेरिका? ठीक है, ये सारे गए थे जनाब, एलाबामा में हंसविल गए थे। जहाज़ में मुझे बताओ सबसे ज़्यादा किसने मस्ती की थी? आपने मस्ती की थी? क्या मस्ती की थी मुझे बताओ। और डरा कौन था जहाज़ में, ये बताओ सबसे ज़्यादा कौन? क्योंकि टर्बुलेंस आती है ना दरमियान में, जब जहाज़ एकदम यू डिप आती है, सबसे ज़्यादा भूख किसको लगती थी? अच्छा, वहाँ जाके सबसे ज़्यादा क्या मिस किया आप लोगों ने? क्योंकि वहाँ पे तो पाकिस्तानी खाने नहीं मिलते। पाकिस्तानी खाना, फैमिली फूड तो आपकी अम्मा बनी कहते, फूड आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मिस किया। बहन भाई किसी ने मिस किए? सच, ये देखिए कितने प्यारे बच्चे, ये बहन भाइयों को भी मिस करते हैं। ज़्यादा इनके दिल में ये होता है कि घर जाके बताएंगे और उनको सड़ाएंगे, उनको जलाएंगे। किसका दिल था कि वही रह जाओ? ये वही बच्चे हजरात जब से थोड़ी देर पहले के थे, हमें घर वाले बड़े याद आ रहे थे, हमें खाना बड़ा याद आ रहा था, और अभी जब पूछा कि जी किसका दिल करता है कि वही रह जाए, तो वो सारे लगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, फ्यूचर प्लान क्या? बच्चे माइक किसके पास है, आप ही बता दें, फ्यूचर प्लान अब क्या है? एस्ट्रोनॉट बनने का प्लान। एस्ट्रोनॉट बनना है, इतनी मतलब साइंटिस्ट बनना है, जबरदस्त। और साइंटिस्ट बनना है। आपने क्या बनना है? साइंटिस्ट तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। ओए, मैं सदके चली जाऊँ, इस उम्र में तो हमें एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का पता भी नहीं था कि ऐसे भाईजान भी कोई होते हैं जो एनवायरमेंट का ख्याल करते हैं। ये बच्चे इतने माशाल्लाह से शार्प हैं। आप बताएं क्या आगे आपने बनना है? कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स। ओह माय गॉड, क्या रोबोट बनाओगे? एस्ट्रोनॉट। एक रोबोट होता है ना जो घर के आके साके खुद ही काम कर देता है, ऐसा रोबोट तो नहीं बनाना। कोई बना दो, मैं इसको ले जाऊंगी अपने घर, फिर रोबोट आप बैठे रहो घर में सारा काम कर ले। आपने बच्चे क्या बनना है? एस्ट्रोनॉट बनना है। क्या बात है, जबरदस्त। आप बताएं। साइंटिस्ट बनके क्या काम करना है, बताओ क्या चीज़ इजाद करोगी? मुझे केमिकल्स में काम करना बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे साइंटिस्ट। अच्छा, वो जो सारे तजुर्बे कर रहे थे ना, आपने क्या बनना है? हाय छोटी मुन्नी, क्या बनना चाहोगी? साइंटिस्ट बनके क्या करोगी? क्या बनाओगी ये बता दो। केमिकल में काम करूंगी। केमिकल, हाय अल्लाह, केमिकल से बच के रहते, ज्यादा केमिकल में काम भी नहीं करना, जरा ध्यान से काम करना है, ठीक है? जरा नीचे इनको दें, इनकी बड़ी हंसियां निकल रही, ये देना जरा इनको दें। जल्दी जल्दी से बताएं क्या बनना है, जल्दी जल्दी बताएं।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भाई क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या बनना है भाई? एस्ट्रोनॉट। 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 इंजीनियर। इंजीनियर बनना है, हाँ जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज़बरदस्त। आप आगे कर देना उनको, हाँ, जिन्होंने नहीं बताया। हाँ बताएं क्या? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या बनाओगे बेटा? उड़ने वाली गाड़ी। उड़ने वाली, हाय मैं, ये ज़बरदस्त, ये बच्चा कामयाब है, उड़ने वाले। हाँ जनाब, यहाँ तुम्हारी तारें बड़ी हैं, वो अटक गई तो फिर क्या करोगे? इंशाल्लाह बन जाएगी। चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या करना चाहते? एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो? सारे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। खला में मेरे ख्याल से हम ज़मीन ही खरीद लेते, अपना स्कूल बना लेते KMA का वहाँ पे। अगर कोई बनना जाए तो आसानी से बन सकता है। हम लोग US में इसी की ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा, ये देखो बच्चे माशाल्लाह कितने काबिल है। क्या बन? साइंटिस्ट। क्या साइंटिस्ट बन के क्या करोगी? मम्मा मतलब अभी वो कर लो जो सब कर रहे हैं, यानी कि माइक पास कर लो। मैं वो करूँगी जो नहीं, फिर भी क्या चीज़ करोगी तो बताओ। फिलहाल तो मैंने सोचा है कि अगर हमें मौका मिला नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अगर मैं बनाना चाहूँ ना, तो मैं ऑक्सीजन के लिए कुछ बनाना चाहूँगी। ऑक्सीजन के लिए कुछ बनाओगी, ठीक है। हाँ जी। साइंटिस्ट। बेटा क्या करोगी इसके बाद? के बाद कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई नया प्रोजेक्ट। क्या जी बच्चे आप क्या करना चाहिए? मुझे साथ बताओ करना क्या चाहते हो? आगे जल्दी से माइक दे इनको। हाँ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, वो उन्होंने उड़ने वाली गाड़ी बनाई थी, आपने कुछ बनाना है? मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बेटा आप बताओ। हम भी साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं। साइंटिस्ट, सारे बच्चों को सोचा है क्या क्या करना है, बनाना, पता चले बाद में वो कर। आपको पता है मेकअप वाला प्रोडक्ट्स बनाना ये भी साइंटिस्ट वाले का काम होता है। क्या सोचा है मेरे बेटे, क्या करना है? किसी के लिए अच्छाई का काम। किसी के लिए अच्छाई का काम, वो तो आप उनको उधार दे के भी कर सकते हैं। आप बेटा बताओ। एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनना है। और आप बताएं? साइंटिस्ट। क्या करोगे साइंटिस्ट बनके? जैसा कि आपने देखा ही है कि हमने प्रोजेक्ट एंटी स्लिप ग्लासेस बनाया, तो इसी तरह के और प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे ड्राइवर्स और स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। ड्राइवर्स और स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, माय एंटायर टीम इज सो प्राउड ऑफ यू। और ऐसे ही कीप शाइनिंग ब्राइट, पाकिस्तान का नाम रोशन करें जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी सी बाइक पे बैठी हूँ और इस बाइक के कारनामे जो है ना वो हैं बड़े बड़े। अब आप करेंगे ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है मध्यम सोफे बैठी हुई, लेकिन नहीं जनाब, सोफे से भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक। और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है भाई कि आप इस बाइक पे बैठे बैठे पाकिस्तान में जिस भी शहर का चक्कर लगाना चाहें बड़े आराम से लगा सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बम्पी रोड्स हों। और इस बाइक का जो चक्कर लगाया सही इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया जनाब हसन और माहम ने, जिनकी शादी को 3.5 साल जो है वो हो गए हुए हैं। और उन्होंने क्या किया कि वो अपनी इस प्यारी सी बाइक को लेके इन्होंने पूरे पाकिस्तान का लगाया है चक्कर। मतलब सोचे मौसम की जो भी सख्ती हो, इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो चलेंगे और सैर करके आएंगे। तो आज हमारे साथ हसन और माहम भी मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में। ज़रा मैं उनसे जान भी लेती हूँ कि भाई क्या ख्याल आया था, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान में हालात कभी कभी इतने ज़बरदस्त नहीं होते। कुछ शहरों में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप गाड़ी में जाना तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बाइक में माशाल्लाह से दोनों मियाँ बीवी इन्होंने पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया है। अस्सलाम वालेकुम माहम और हसन, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बड़ी प्यारी बाइक है। सबसे पहले बताएं ये बाइक इसी मकसद के लिए ख़रीदी थी आपने? जी जी, इसी के हमने तब जब बाइक ली थी तब शादी हो गई थी आपकी? जी शादी के बाद भाई। शादी के बाद माहम आपके लिए बाइक ली इन्होंने। ये क्या जहन में आया आप लोगों का कि आप लोगों ने कहा कि हम लोग बाइक पे सैर करेंगे पाकिस्तान की? तो शादी से बिल्कुल पहले जब तो मैंने एक पाकिस्तान टूर पे गया था मैं, और कुमार, वो उस वक्त शादी से बिल्कुल पहले की बात है। मैंने कहा आखिरी दिन है जी लूँ। तो कुमराट वैली में मैंने एक अंदर फॉरेस्ट में जाने के लिए एक 4x4 हायर की थी। और आगे जब गए तो एक ग्लेशियर पड़ा था कुछ दिनों पहले, कुछ एवलांच आया था, उसकी बहुत बड़ा बर्फ़ का तोदा वो पड़ा हुआ था, रास्ता उसने ब्लॉक कर दिया। अब आगे हम जा नहीं सके। लेकिन मैंने देखा कि एक लोकल जो है वो अपनी 1 to 5 भगाते हुए आया और उसने उस बर्फ़ को क्रॉस किया और चला गया। मैंने सोचा कि भाई ये आइंदा किसी एडवेंचर के लिए बाइक होनी चाहिए कि जहाँ 4x4 भी ना जा सके वहाँ हम इस पे चले हैं। ये सही है। हाँ। तो बस कुछ ही टाइम बाद शादी हो गई। हाँ। और जब हमने फिर एक एडवेंचर प्लान करे तो हमने सोचा कि अब क्यों ना ये काम बाइक पे किया जाए। और उसमें फिर माहम भी ऐड हो गई जी। तो क्या आप माहम आपकी ज़िद थी कि मैंने बाइक पे बैठ के मैंने सफ़र करना है, या फिर नहीं मेरे पास पैसे नहीं बाइक पे चलते हैं? आजकल वैसे भी जहाज़ की टिकटें इतनी महंगी हो गई हैं। जी बिल्कुल, असल में हम दोनों को एडवेंचर और ट्रैवल का शौक़ था शादी से पहले भी। तो जब इस बात पे डिस्कशन हुई तो पता लगा ये एक शेयर्ड इंटरेस्ट है कि हमें कोई भी थ्रिलिंग चीज़ बड़ी पसंद है दोनों को।
तो जब इन्होंने आइडिया प्रपोज किया तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। तो हमने छोटे छोटे ट्रिप से स्टार्ट लिया और अपने आप को कस्टम किया कि किस तरह होता है। तो अब ये एक ऐसा पैशन है कि हम दोनों गाड़ी होते हुए भी गाड़ी पे सफ़र नहीं करना चाहते। ज़बरदस्त। अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4 प्रोविंसेस में मतलब टच कर चुके हैं मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर पहले हम बलूचिस्तान और सिंध में टूर्स करते थे। कीर्तन नेशनल पार्क, मकरान कोस्टल हाईवे, इन सब पे। अच्छा। और काफ़ी रिमोट लोकेशंस भी बलूचिस्तान में हमने एक्सप्लोर किए हैं। लेकिन जो मेनली हमने बड़ा टूर एक किया है 2 साल से कंसिस्टेंटली, वो ये कि हमने गिलगित बल्तिस्तान अपना पूरा बाइक पे किया, खुंजराब पास तक। खुंजराब बाईपास। और अभी बल्तिस्तान के रीजन में भी हम गए हैं, समझ लें देवसाई प्लेन्स तक। तो वो इस बाइक पे जी वो जो इतने खौफनाक रास्ते होते हैं जिन पे जब गाड़ी हिचकोले ले तो आपकी रूह हिचकोला लेके ऊपर जा चुकी होती है, उसमें आप इस बाइक पे गए हैं? जी, और बहुत एक्साइटिंग रहा। अच्छा, घर वालों ने नहीं कही क्या कर रहे हो, मतलब नई नई बीवी है या कोई ये ना कह रहा हो कि प्लान तो नहीं इसको कहीं फेंकने का जहाँ के लोग कहते तो होंगे? तो हसन सही सी बता दो, आज सच बताना। नहीं, तो हमने शादी के बाद पहले तो वैसे ही टूर किया जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। तो इनको जहाज पे एक दफ़ा मैंने रशिया लेकर गया, इनको पाकिस्तान टूर कराया, वो भी। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि अभी पाकिस्तान में टरखाया हुआ, रशिया भी लेके गए इनको ज़बरदस्त। फिर अभी उम्र भी करने गए। तेल की बात की वहाँ पे? नहीं, उस मसले से पहले की बात। फिर जो है यानी कि फिर हमने ये जब एडवेंचर का जो हुआ कि तो फिर हमने जो है घर वालों को मनाया, जाहिर है कि इनके पेरेंट्स भी और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न थे। बिल्कुल भाई, साथ लड़की साथ है, चलो अकेले तो बंदा निकल जाए। हमारे खानदान में हमारी पुश्तों में किसी ने ये काम नहीं किया होगा। तो फिर तो बड़ा मुश्किल था जी, थोड़ा मनाया उनको, मान गए फिर इवेंचुअली आराम से। और छोटे छोटे जो सिंगल डे 2 डे वाले टूर्स करके उनको ये आइडिया हो गया कि ये अब सेफली हाईवेज पे इधर उधर बाइक चला सकते हैं। लेकिन जब खुंजराब वगैरह जाना होगा तब तो कहते कि पागल हो गए हो, कुछ तो कहा होगा। और वो जाहिर है वो समर्स में होता है तो उसकी एक अपनी एक शिद्दत मौसम की बढ़ जाती है। तो उसमें लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मना लिया उनको और उन्होंने इजाज़त दे दी। जब पहले साल 2022 में पहली बार किया नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो अगले साल इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर हम चले गए। फिर वो ज़रा स्टोरियाँ सुनते होंगी। अच्छा बताओ क्या हुआ, मुझे पता है वो क्या वाक़या हुआ था कि जो पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया था? अभी रिसेंटली इस साल जो है वो ग्लेशियर्स काफ़ी लेट मेल्ट हुए ना, तो कागान वैली में जो है हम बाबूसर टॉप को जब हमने क्रॉस किया, हम बेसिकली चिलास से बाबूसर की तरफ चले थे। तो जब हमने बाबूसर टॉप क्रॉस किया तो रोड पे बहुत बर्फ़ थी और वो सारी जो मेल्टिंग हो रही थी तो पानी तकरीबन घुटने घुटने तक पानी था। तो स्लिपरी भी बहुत है, स्लिपरी भी था। और जहाँ पे वाटर फ्लो ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सीमेंट का रोड बनाती है, उसके अंदर जो है ना वो आयरन रॉड्स होती हैं। तो एक जगह पे वो टूट गया था और क्योंकि मैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए दोनों पाँव मैंने पानी में डाल दिए थे। तो एक सरिये में मेरा पाँव फंस गया। तो मतलब फंस गया और बाइक क्योंकि रनिंग में थी तो मुझे वो हुआ कि फ़ौरन से माइंड में क्लिक हुआ कि ये सरिये मेरा पाँव फंस गया। फ़ौरन से मैंने ब्रेक लगाई, पहले पाँव अपना उसमें से निकाला और फिर साथ में अपने रखते हैं सिर्फ आपको खुदा ना खासा कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जी फर्स्ट एड का बॉक्स आप रखते हैं, फर्स्ट एड का भी होता है। और इसी तरह से कोई बाइक में ख़राबी हो जाए तो हम थोड़े स्पेयर पार्ट्स और टूल्स कैरी करते हैं, क्योंकि खुदा ना खासा किसी ऐसी रोड पे जा रहे हो कि जहाँ आगे पीछे कोई गाँव देहात ना हो, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फर्स्ट एड का सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेफ टूरिंग करते हैं इस हिसाब से। कि खाने का क्या करते हैं ये बताएं? खाना मतलब क्या कहीं भी जहाँ कोई गांव आया कोई जगह वहाँ जाके खाए या घर से कुछ लेके जाते हैं बना के? नहीं, घर से नहीं। मटर वाला पुलाव लेके जा रहे हैं हम लोग पिकनिक पे निकले हैं। नहीं, आप बाइक पे कैरी नहीं कर सकते सामान क्योंकि ज़्यादा बहुत लिमिटेड होता है लगेज आपका। तो वो इसी तरह होता है, जो भी लोकल पिट स्टॉप कोई आ गया आप वहाँ रुक जाएं। कभी कभी कोई लोकल खुद ही बुला लेते हैं कि अरे आप बाइक पे आए, इतनी दूर से आए, हमारे साथ बैठ जाएं, हमारा फल है खाएं, या चेरीज अपनी खिला देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बंदोबस्त हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा अभी तक कौन सा लंबा सफ़र रहा? सबसे लंबा पंजाब का ही रहा होगा ना, आई एम श्योर। जी हम लेकिन उसके अंदर भी डिफरेंट ये क्योंकि वन गो में नहीं होता ना, तो आप ब्रेक कर रहे हो। शांगला टॉप 14 आवर्स जो है एक दिन राइड की थी, लास्ट ईयर की थी। हमने गिलगित सिटी से शुरू की और पूरा कराकोरम हाईवे क्रॉस करके हमने बिशाम और फिर बिशाम से हम शांगला टॉप तक पहुंचे। हमने वन गो में 14 आवर्स की राइड की थी। वन गो में? और ये दिन का टाइम था? दिन का टाइम। अच्छा मुझे बताएं, रात के टाइम में भी आप लोग ऐसे लंबे स्ट्रेच के साथ चलाते होंगे? कभी कोई ऐसा कोई वाकया हो कि क्योंकि जिन जिन रास्तों से आप गुजर के गए हैं, तो पहाड़ी इलाका और उसके बाद फिर ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कभी कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि आप लोग डरे हो दोनों? जो ये जैसे बता रहे हैं कि जो इनका पाँव स्टक हुआ और ये जो वाटर क्रॉसिंग होती है, ये हमें इत्तेफाक से रात में करना पड़ा मगरिब के टाइम पे। तो वो बहुत स्केरी होता है कि यहाँ पहाड़, यहाँ खाई और ट्रैफिक भी आ रही है, बड़ी बड़ी बसेस को बाइक नज़र भी नहीं आएगी अगर स्पीड ज़्यादा हो उनकी, तो वो काफ़ी स्केरी होता है।
लेकिन हमारे कभी ऐसा बचले कि आप लोग बाइक पे बैठे हो तो किसी पहाड़ से गुजरे तो माम के पीछे कोई और भी बैठ गई आगे? अरे कि ये माम तुम्हारे पीछे कौन आंटी बैठी है? कभी ऐसी कुछ चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जो है डिफरेंट एडवेंचर्स को और इन्हेंस करने के लिए हम अब कैंपिंग भी करते हैं। अच्छा। तो बड़े मज़े का वाक़या हुआ, बोरित लेक हुंजा में एक जगह है, तो वहाँ पे हमने रात को अपना कैंप लगाया और थोड़ी देर बाद हमारा कैंप में किसी ने नॉक किया। अब मैंने खोल के देखा जिप तो कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद नॉक हुआ, अब हमें लगा कोई जिन आ गया, कुछ आ गया, हम दुआएं पढ़ने शुरू हो गए। और हमारे पास एक छोटी सी डैगर भी होता है कि इनकेस कुछ है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए। बहुत देर तक हमें कोई तंग करता रहा, फाइनली ट्रेस हुआ कि एक बिल्ली थी वो कॉन्स्टेंटली आगे छुप जाती थी। बड़ी बात है, आपने उसको ट्रेस करने की भी कोशिश की। हमारा उसने 1 घंटा जो है ना रात को जितना उसने सताया है वो सताया, मतलब मैं अपने आप को फौरन इमेजिन करती हूँ तो मेरी तो सांस नहीं आती, मेरे वो खोलना ही नहीं था उम्र तक। ब्लैक और कोई भी ना हो तो बहुत डर लग रहा होता था। बाकी मतलब फिर आप लोग कैसे बंदोबस्त सारा वक्त करते थे? आप लोग प्रॉपर ये भी चीज़ें लेके जाते थे कि किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो तो फिर क्या करना है अपने साथ? तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ें आ जाती मुझे बताएं। आप लोगों के चले कपड़े आ गए, वो भी आप लोग कितना अगर दूर भी सफ़र करते तो कितने 2-2 अपने जोड़े रखते होंगे? हम कोशिश करते हैं कि 3 गारमेंट्स ईच हों, फिर उनको आप कहीं भी वॉश कर लें, रीयूज़ कर लेते हैं। और जैकेट भी इजाफी रखते होंगे, कहीं ठंड आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं, वो हम राइडिंग जैकेट अपनी रखते हैं। हाँ। वो मल्टीपर्पस ऑल सीजन जैकेट होती है, वो कवर कर लेते हैं। होते हैं या उसमें वेंट्स होते हैं, उसको खोलने गर्मी लग रही है वो तो। और वो सेफ्टी पैडेड होती है कि खुदा न खास्ता सब गिरते हैं तो एल्बोज, शोल्डर्स, नीज। ये बताएं दोनों हेलमेट्स पहनते हैं या सिर्फ आप हेलमेट पहनते हैं? दोनों पहनते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि दोनों जनाब जो है ना वो हेलमेट्स ही पहनते हैं। मैं सामने वाकई इनकी हेलमेट्स भी देख रही हूँ। अगर मैं चाहूँ जरा अब्दुर्रहमान प्लीज़ आप मुझे इनके लिए ज़रा हेलमेट्स भी ला के दे दें ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि बाकायदा प्रॉपर अपने सेफ्टी गियर्स के साथ ये लोग ट्रैवल करते हैं। इंटरनेशनल टूर्स का क्या प्लान है इसके थ्रू? इंटरनेशनल टूर का हमने लास्ट ईयर प्लानिंग उसकी कर रहे थे, लेकिन उसकी लीगल नेटिग्रिटीज बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे अक्सर लोग जाते हैं ना पाकिस्तान से यूके भी जाते हैं, वो ईरान एंड देन टर्की फिर आगे। तो इसका जैसे इंसानों का पासपोर्ट बनता है तो व्हीकल्स का बनता है कार्नेट डे पैसेज। तो उसकी पाकिस्तान में थोड़ी सी जो है ना फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है? और तो उसके लिए आपको जितने कंट्रीज जाए ना उनके पहले आप वीज़ा अक्वायर करें, फिर उसके कार्नेट के लिए अप्लाई करें, फिर जो आपकी बाइक की या गाड़ी की वैल्यू फाइल पे लिखी उसका तकरीबन 200% आपने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है। 6 महीने लगते हैं तकरीबन, जो मैंने अभी तक रिसर्च किया, जो जिन लोगों ने लिया है तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं इस कार्नेट को मिलने में। अच्छा, माशाल्लाह से 3 साल आप लोगों की शादी की हो गई। मैं अब ज़रा मेरे अंदर की आंटी जाती हैं ऐसे करके, लोग कहते हैं कि भाई क्या तुम लोग ये बाइक पे पूरा शेयर कर रहे हो कि अब फैमिली आगे बढ़ाओ ताकि उसके बाद फैमिली बढ़ेगी। तो फिर लोगों को लगता है कि फैमिली एकदम बढ़ जाएगी ना तो बस चीज़ें सेटल होगी। ये हमारे लोगों को लगता है। तो ख़ानदान के लोगों ने ये मशवरा देने शुरू किए अभी तक आपको? नहीं, एज सच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हसन की फैमिली है, हम सब साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बहुत सपोर्टिव है। हसन की अम्मी स्पेशली वो बहुत हमें मोटिवेट करती हैं कि बस ये दिन एंजॉय करो बेटा और अपना यूथ जियो अच्छे से। तो एज सच कोई इस तरह की बात इंशाल्लाह जब आगे एडिशन होगा तो उसको भी आपने इसी में अकोमोडेट करना है या फिर आप कहेंगे नहीं गाड़ी में, या फिर उसको कहेंगे नहीं तुझे भी बाइक पे ट्रैवल कराते हैं? नहीं, बाइक हमारे यकीन है कि 2 लोगों की सवारी है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा की नहीं है। इससे ज़्यादा की नहीं है, मे बी नॉट, मे बी यस। अच्छा, लोग तो ये कहते होंगे कि भाई हसन बड़ा माशाल्लाह से तेज़ है, देखो ये अपना ना ये सारे खर्चा बचाता है जहाज़ का और ये बाइक में बिना बाइक में, क्योंकि जब आप जहाज़ में जाएंगे फिर अब टैक्सी वगैरह 100 पैसा लगता है। तो कहते हैं यार समझदार है कहते हैं। मुझे पैसे बचाने से ज़्यादा एडवेंचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो कहीं पे अगर ज़रूरत होती तो हम पैसे खर्च करने का महंगा शौक है ये। सिवाय फ्यूल के बाकी सब कुछ महंगा है। सिर्फ उसमें फ्यूल ही कम लगता है। क्यों तो उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आपको दिन बढ़ जाते हैं। आप जितना सफ़र आप गाड़ी से एक दिन में तय कर सकते हैं, गाड़ी बाइक से नहीं कर सकते। तो जाहिर है आपने ज़्यादा होटल्स लेने हैं, ज़्यादा आपके फिर नंबर ऑफ मील्स बढ़ जाएंगे, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बस फ्यूल को छोड़ के बाकी जो है हर तरह से महंगा। मैम ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड आपके साथ है, लेकिन अदर देन दैट आप सिक्योर फील करती हैं, सेफ फील करती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लड़कियाँ वैसे भी अकेले ट्रैवल करने से काफ़ी घबराती हैं और बाइक पर ट्रैवल करना वो भी पूरे पाकिस्तान में। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत सेफ़ है। जितना डिफेम किया जाता है हमारी कंट्री को कि ये फ़ीमेल ट्रैवल के लिए सेफ़ नहीं है, आई थिंक कि मेरे हस्बैंड से ज़्यादा जो आसपास के लोग होते हैं, आप कभी जाते हो गिलगित में या KPK में, तो वो इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे आप उनके अपनी फैमिली मेम्बर हैं और वो आपकी सेफ्टी चाह रहे होते हैं। इवन हम कहीं कैंप कर रहे होते हैं दूर, तो कोई होटल वाले भाई आएंगे कि इनको कहेंगे आपके साथ भाभी है ना, आप वहाँ नहीं करें, आप मेरे छत पे कर लें, आप मेरे रूफ़ के मतलब नीचे कर लें।
तो बहुत अकोमोडेटिंग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सेफ फील होता है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई डर लगे। आगे आप लोग क्या प्लान करें, आपने आगे कहाँ जाना है? अगला टूर हमारा है दीर से लेके पूरा कश्मीर तक का। दीर से, वैसे दीर के हालात तो आजकल इतने अच्छे नहीं है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसका जो असल में बाइक के लिए सेफ जो टाइम होता है ना वो मई टू जून होता है, बिफोर ये ग्लेशियर मेल्टिंग ज़्यादा हो। हाँ, उससे पहले आप कर लें, क्योंकि अभी तो जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। फिर हम देख रहे हैं, तो हम बस सीज़न को देखते हुए जो है ना वो प्लान करते हैं अपने टूर्स। और बाकी अभी दिसंबर में हमारा प्लान है ईरान बॉर्डर तक दोबारा जाने का। अच्छा। तो गवादर से ईरान जो रिमदान नया बॉर्डर है ना, वहाँ पे हम इंशाल्लाह। गवादर इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों ने, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना घूम फिर लिया, आप लोग तो अब सोच रहे होंगे अपनी भी कोई कंपनी ऐसी होनी चाहिए टूर गाइड जिसमें आप लोग बाइकर्स को लेके जा सके। आजकल तो बड़ा फैशन है, लोग बाइकर्स प्रेफर करते हैं कि बाइक पर जाए दूसरे शहर में। असल में जो ज़्यादा रुझान है वो सिर्फ लड़कों का है। हाँ। जो मेरा ये एक मतलब विश है कि लोग इसके अंदर अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करें। हाँ। और चार अगर आपको ऐसी फैमिलीज मिल गई, वो कपल्स कहते जी हम 4 कपल्स तैयार हैं आपके साथ नेक्स्ट एडवेंचर करने को, तो आप उनको साथ ले चलेंगे? हम साथ लेंगे, उनको गाइड करेंगे प्रॉपर। इसलिए होता है कि लोग विश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल टास्क, सीखने में तो आपको लगता है कि फैंसीफुल है, लेकिन बाइक पे इतनी देर बैठना और वो जो टॉलरेट करना होता है वो एक फीमेल बॉडी के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो काफ़ी लोग बस विश तक रह जाते हैं। मैं चाहती हूँ लोगों को मोटिवेट करूँ अपने प्लेटफॉर्म से। कोई खास एहतियात जो आप लोगों को करनी होती हो इस दौरान? बस हम अपने सेफ्टी गियर्स को हमेशा, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, हम उसको नहीं उतारेंगे। सही। और एक पर्टिकुलर महीने होते हैं जैसे आपने बात की कि उनको देखकर फिर आपने अपने ट्रैवल प्लान करना। ये नहीं कि आप दिसंबर में उठ के चले गए। जी। नहीं, दिसंबर में टूरिंग होती है, लेकिन फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को प्लान करें। अच्छा, मेरे भाई इतना ज़बरदस्त शौक है, पता है नौकरी क्या करते हैं? मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ। अच्छा, स्कूल में टीचिंग करते हैं। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं ओ लेवल्स को। ठीक है। तो ये फिर आपको समर वेकेशन में छुट्टियाँ भी जो मिलती हैं उसमें आप भी करते हैं? आप मैं बैचलर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। अच्छा, तो करंटली चलो छुट्टियाँ मिली होती हैं। हाँ। ज़बरदस्त। मुझे इतनी अच्छी बात लगती है ना कि जब लड़कियाँ पढ़ाई के बाद भी अपनी तालीम को जारी रखती हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे शो में आए, मुझे इतना मज़ा आया आप लोगों से बात करके। आई एम श्योर आप लोगों को देखे बहुत सारे और कपल्स ने भी प्लान किया होगा कि चलें हम भी ज़रा सा ट्राई करते हैं, चाहे भी लियाकताबाद जाके गोलगप्पे खाकर आ जाए, पर लेट्स गो टुगेदर। अच्छी बात है अगर ऐसा होगा। अच्छा, और जाते जाते मिली आप तमाम तो लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जैसे शो के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद थी अफशीन, और अफशीन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उनकी अपनी बहन ने उनको एक रिहैब सेंटर में जमा कराया और अब वो बेहतर हो गई हैं, लेकिन ना उनकी अम्मी ना उनकी बहन फ़ोन उठा रहे हैं, ना मिल रहे हैं, ना वो बात करना चाह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें अफशीन नहीं चाहिए। उनके हस्बैंड भी जो है वो किसी किस्म का रब्ता नहीं कर रहे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग देख रहे हैं तो अपनी बहन को अपने घर वापस ले जाएं। वो लड़की लावारिस नहीं है, ना ही वो बेघर, उसका अपना घर है, उसकी अपनी माँ है, उसकी अपनी सगी बहन है, और बड़ी बहनें तो वैसे भी माँ जैसी होती हैं। तो प्लीज़ 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 अफशीन को ज़रूर लेके जाइएगा घर वापस। आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।